जय हिंद दोस्तों, शिक्षा लोक के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का जो एक्सरसाइज 1.2 का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके पहले मैं वास्तविक संख्या चैप्टर 1.1 करा चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाकर लिंक्स के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पहला आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो वो कह रहा है कि नीचे दिए गए जो अंक है, जो संख्या है, उनको अभाज्य गुणनखंड निकालना है और उसको गुणनफल के रूप में लिखना है, मतलब गुणा के रूप में लिखना है। ठीक है, आप लोग किताब देखकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलता है। ठीक है, और गुणनखंड के रूप में कैसे लिखना है। देखिए 140 से आप लोग तो बचपन में गुणनखंड पढ़े होंगे। देखिए 140 दो बार में जाए, दो से करेंगे, सबसे छोटी संख्या लेते हैं तो 270 बार में चल जाएगा ना। फिर से देखिए 2 से लेंगे तो 35 बार चल जाएगा। कैसे? 2 3 6, अब 2 5 10, 35 बार में। अब देखिए 35 से 2 से तो नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि 2 से भाग नहीं लगेगा। 3 से देखेंगे तो 3 से भी नहीं लगेगा। 4 से देखेंगे तो 4 से भी नहीं लगेगा। 5 से लग जाएगा, क्यों? 5 7 35, इसलिए 5। अब देखिए अब 7 बचा। 7 में ना 2 3 4 5 6 नहीं लगेगा, सीधा लगेगा 7 से, तो 7 एकम 7। तो ये हो गया हमारा 140 का गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब उसके छोटे छोटे रूपों में विभक्त कर देना, जिससे उन संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो ये तो इस जो संख्या हम लोग को प्राप्त हुआ 2 2 5 7 1, इनसे ये जो संख्या है विभाजित हो जाएगा, यानी कि इसका गुणनखंड है। समझ में? देखिए तो इसको गुणनफल के रूप में लिखना है, गुणनफल के रूप मतलब गुणा के रूप में। तो 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 गुने 1 गुणनफल के रूप में लिख दिए। देखिए तो इसको छोटे रूप में लिख सकते हैं कैसे? देखिए 2 है तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, गुने 5 गुने 7। अगर 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो नहीं होगा, इसलिए 1 छोड़ दीजिए, बराबर 140। आंसर आ गया। ऐसा ही आपको जितना भी दिया गया है उसको सॉल्व करना। ठीक है, तो और एक सॉल्व करा दे रहा हूँ, और सब जो है संख्या उनका गुणनखंड आप स्वयं से कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए दूसरा 156। देखिए तो इसमें सबसे छोटी संख्या 2 से करिएगा, मतलब भाग दीजिएगा, आराम से कट जाए। देखिए 2 से भाग दीजिए, मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ मान लीजिए मैं भाग देकर दिखा रहा हूँ। देखिए 2 से तो 7 दूना 14 हो जाएगा ना, एक बचा 1। अब इसको उतारेंगे 16, 8 बार में जाएगा ना 16, यानी कि 78 बार में आप 2 से भाग दीजिएगा। 2 से भाग दीजिए तो 78 बार में कट जाएगा 156। ठीक है, अब देखिए अब संख्या अब किससे विभाजित होगा। एक इसमें आप लोग का प्रॉब्लम ना हो भाग देने में कि किस संख्या से कटेगा, कौन सी संख्या, इसके लिए मैं आपको विभाज्यता के नियम पर एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपको विभाज्यता पर नियम, मतलब विभाज्यता का जो नियम है, भाग देने की विधि, कौन संख्या किससे कटेगा, इस मतलब काटने में आपको दिक्कत आ रहा था कि कितना भी संख्या दे वो 2 से कटेगा कि 4 से कटेगा कि 5 से कि 9 से, मतलब कितने से कटेगा वो संख्या आपको नहीं पता रहता है। तो उसके लिए एक विभाज्यता का नियम होता है, अगर वो आप याद कर लेंगे तो किसी भी संख्या को आप बता देंगे कि ये संख्या किससे कटेगा। इसलिए अब देखिए अब 156 है तो 156 2 से काटे तो 78 में कटेगा ना। अब देखिए अब 78 है, अब 2 से लगाइएगा तो 3 दूना 6 और 9 दूना 18, 39 बार में 2 से कट जाएगा। फिर देखिए अब 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 ना 3 3 9, 13 बार में। अब ये देखिए ये किसी भी सम या विषम संख्या से नहीं कटेगा, केवल एक 13 है इससे कटेगा। देखिए तो हमारा जो 156 का भाज्य गुणनखंड टूटिएगा, 2 2 3 13 आएगा, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। अब देखिए इसको छोटे रूप में लिख सकते हैं, क्यों? ये 2 2 2 है, यानी कि 2 के स्क्वायर कर सकते हैं। 2 के स्क्वायर का मतलब 2 गुने 2, 2 के स्क्वायर का मतलब 2 गुने 2, तो इसको छोटा रूप ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए एक 3 और एक 13 बराबर 156। ऐसे ही आपको इसको हल करना है, आप आराम से कर लीजिएगा ना इस गुणनखंड। ठीक है, अब चलिए
हम लोग का अगला जो है, अगला हम लोग के HCF और LCM निकालना। अगला 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दिया है कि निम्नलिखित का HCF और LCM निकालिए। इसके पहले मैं वीडियो में जो मेरा एक्सरसाइज 1.1 है उसमें भी मैं आपको HCF निकालने का मतलब कैसे निकालते हैं उसके बारे में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार मैंने बताया था। लेकिन इसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्या एक दूसरे का HCF गुने LCM। समझिए बात को, मतलब कहने का क्या, मैं तो शॉर्ट रूप में आपको बता रहा हूँ। अगर मैं लिखने लगा आप लोग का क्वेश्चन क्या है तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं बताऊँ। देखिए HCF गुने LCM इजकल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, देखिए HCF गुने LCM गुण बराबर दोनों संख्याओं का गुना। मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए, मतलब क्वेश्चन पूछा है कि HCF और LCM ज्ञात कीजिए और साबित कीजिए कि LCM और HCF गुने बराबर दोनों संख्याओं का गुना। मतलब मैं देखिए, जैसे मैं इसको कहने का मतलब अभी समझा रहा हूँ। देखिए मान लीजिए 1 नंबर क्वेश्चन दिया है, उसको मैं देख लूँ। 26 और 91 दिया है। देखिए दोस्तों 26 और 91 का कह रहा है कि HCF और LCM ज्ञात कीजिए और साबित कीजिए कि HCF और LCM मतलब HCF गुने LCM बराबर इस दोनों का गुना, इस दोनों गुना बराबर LCM गुने HCF, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। देखिए तो पहले निकालेंगे 91 और 26 का LCM और HCF। देखिए HCF और LCM निकालने के मतलब HCF निकालने के विधि आप लोग इसके पहले जो वीडियो मैंने था उसमें बता चुका हूँ कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम कैसे HCF निकालते हैं। लेकिन अब गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए इधर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए पहले 26 का गुणनखंड निकालेंगे। 2 13, 2 गुने 13 होगा ना 26 का, 2 गुने 91 का, 91 का भी निकाल लो। देखिए तो 3 के पढ़ा पढ़ेंगे 93 91 होगा ना, 3 के पढ़ा पढ़ेंगे तो 3 का नहीं होगा, 7 से जाएगा, यानी कि 7 पढ़ा पढ़ेगा आप लोग 13 बार में। देखिए 7 कम 7, 2 बचा 21, 7 3 21, 7 गुने 13 आएगा। ठीक है, तो इसको गुना के रूप में लिख देते हैं। 2 गुने 13 इजकल टू 26। ठीक है, इसको लिखिए 7 गुने 13 इजकल टू 91। अब देखिए HCF कहता है, HCF कि जो दोनों संख्याओं में जो संख्या उपस्थित हो वह HCF कहलाता है। देखिए 26 और 91 के जब गुणनखंड आप निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो इसमें आपको 13 दिखाई दे रहा होगा। आपको 13 है जो दोनों ऊपर यानी 26 और 91 दोनों में उपस्थित है। तो जो दोनों उपस्थित हो उसको हम HCF कहते हैं। तो HCF इन दोनों का क्या होगा 13। और LCM किसे कहते हैं, CM। LCM का मतलब होता है कि जो HCF है यानी कि 13 और बचा हुआ जो संख्या है उसको लिखा जाता है HCF गुने बची हुई संख्या। देखिए तो 7 बचा हुआ है और 2 बचा है, ये दोनों में से तो एक HCF ले लिए ना, तो HCF एगो ले लिए यहाँ पर 13 और 2 7 बचा, तो 2 और 7 लिख देंगे, 2 गुने 7। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे, 13 दूना 26 गुने 7, 7 छक 42 और 7 दूना 14 4 18। देखिए आपका LCM जो आएगा 182 और HCF जो आएगा 13 आएगा, HCF आएगा जो 13 आएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग को ये करना है। देखिए अब इससे अब देखिए अब दोनों अब सूत्र पाइए, सूत्र पर साबित करना। HCF तो LCM निकाल लिए, और जो क्वेश्चन कह रहा है कि आप साबित कीजिए कि LCM और HCF का गुना बराबर इन दोनों संख्याओं का गुना।
तो पहला एलसीएम एचसीएफ गुना एचसीएफ 13 और एलसीएम 182, ठीक है। और दोनों संख्या 91। मतलब आपको साबित करना है कि एचसीएफ एलसीएम गुना बराबर है इसके गुना के बराबर। समझ में आया? तो आप इसको गुना कीजिए। देखिए आप इसको गुना करेंगे तो गुना कीजिए, इसको और इसको आप गुना करेंगे तो 2366 आंसर आएगा, ठीक है। और जब आप 26 और 91 से गुना करेंगे तो 2366 आएगा। आप गुना कर कर देख सकते हैं। तो इससे क्या साबित हो रहा है कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। बराबर आ गया ना, तो इससे आंसर जो होगा साबित होगा, ठीक है। इसी तरह और जो संख्या है, जैसे में दिया है एक दिया है 510 और 92, 510 और 92, 510 और 92, ठीक है। इसको आप अपने से कर लीजिए, सेम ऐसा ही करना है, ठीक है। आपको मुझे केवल सिखा देना है कि आपको निकालना कैसे है, ठीक है। आप सेम ऐसे ही आप दोनों संख्याओं का गुणनखंड निकाल दीजिए और उसको एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल निकाल कर देखिए। अगर आ जा रहा है यानी कि क्या है, आपका जो एलसीएम एचसीएफ है वो सही है, ठीक है। देखिए अब आगे आपका जो क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पहले का 12, 15, 21। तो आपको निकालना है 12, 15, 21। 12, 15, 21 इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो अभी आपको बताया ना, इस सब का क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ निकालने से पहले इस सब का गुणनखंड करना होगा। तो 12 क्या हो जाएगा, 2, 2 और 3 हो जाएगा ना, क्यों, दुकान 4 और 4 3 12 हो गया इसका गुण थी। इसको संक्षिप्त रूप में कैसे कर सकते हैं, 2 के पावर 2 गुने 3 हो गया। अब 15 के देखिए, 3 गुने 5, 5 3 15, ये हो गया 21 है, 3 7 21, गुणनखंड निकल गया ना सबका। अब आपको एचसीएफ में कहता है कि जो अंक मतलब जो संख्या ये तीनों में उपस्थित हो। अब बताइए 12, 15 और 21 इन तीनों का क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालेंगे तो तीनों में जो कॉमन होगा वो एचसीएफ होगा। तो तीनों में कॉमन क्या है, 3 है, देखिए 3 है ना, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 3, क्यों, क्योंकि तीनों में कॉमन है। एलसीएम किसे कहते हैं, एलसीएम जो तीनों में उपस्थित है उसको एक बार लिखना है। तो 3 उपस्थित है तीनों में, तो एक बार लिख लिए, और जो बचा हुआ है सबको लिख देना है। देखिए तो 7, इसमें 5 बचा 5, इसमें 2 स्क्वायर बचा था 2 स्क्वायर, और सब गुना कर देना। तो 4, 4 5 20, 20 7 140, 140 और 14 और 4 3 12 और 3 4 420। मतलब एलसीएम जो होगा आपका 420 और एचसीएफ होगा 3 होगा। अब देखिए, अब इसमें यही केवल पूछा है कि इसको एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल देंगे, जैसे मैंने निकाला। सबको क्या करना है, गुणनखंड निकाल देना है, ठीक है। इस तरह से आप निकाल भी सकते हैं, इस तरह 12 रखकर 2 6 दूना 12, ऐसे भी आप गुणनखंड कर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है आपको, मतलब गुणनखंड नहीं ऐसे निकालना आ रहा है, तो ऐसे गुणनखंड निकाल लीजिए और इस तरह लिख लीजिए, ठीक है। ऐसा ही और जो सब में कॉमन होगा, जैसे में 3 कॉमन है तो 3 को उतार दीजिए, देखिए समझ में रहेगा। अब देखिए आज जो बच गया उसको एलसीएम में उतार दिया जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने उतार दिया, अब सब गुना कर दीजिए तो एचसीएफ है एलसीएम इतना आ गया, समझे। इसी तरह आपको और सभी जो संख्या दिया गया है, जैसे में 17, 23, 29 ऐसे दिया गया है, इसको आपको निकालना है, ठीक है। अब देखिए अगला जो आपको क्वेश्चन है, एचसीएफ दिया हुआ है, ठीक है। इसको पहले में चलिए देखिए, अब 4 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का, 4 नंबर वो कहता है, क्वेश्चन है, रुक 1 मिनट देख ली। देखिए दिया है एचसीएफ दिया है इसका 306,657। एचसीएफ इसका दिया है कितना
9 दिया है, ठीक है। और इसका एलसीएम ज्ञात करना है, आप क्वेश्चन बुक में देख सकते हैं। एलसीएम देखिए, अब समझिए, एचसीएफ इसका दिया है कि 306 और 657 का एलसीएम, सॉरी एचसीएफ 9 है, तो इसका एलसीएम ज्ञात करना। देखिए तो सूत्र क्या होता है, इसके पहले वीडियो वाला जो है उसमें मैंने बता चुका हूँ कि सूत्र होता है एचसीएफ गुने एलसीएम और दोनों संख्याओं का गुणनफल। देखिए तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, कौन कौन सी संख्या का गुणन, पहला संख्या 306 है ना, और दूसरा संख्या 657। देखिए पहला संख्या यानी कि दोनों संख्या का गुणनफल, तो पहला संख्या 306 और दूसरा संख्या 657, ठीक है। और एचसीएफ और एलसीएम, बताइए एलसीएम तो नहीं है ना, इसको निकालना है। और एचसीएफ कितना दिया है, 9, एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ हो गया, एलसीएम। अब देखिए तो एलसीएम बराबर 600। अब देखिए एक गुना है ना, तो इस भाग में जाएगा, ठीक है, 9। अब भाग दीजिए इसको, भाग देंगे आप इसको, तो 9 चौका, सॉरी 9 3 27 और 9 चौका 36, इतना होगा। इसलिए एलसीएम बराबर 8 22 33 60, समझ गए। मतलब आप इसको गुना कीजिएगा तो आएगा 22,338, सॉरी, समझ में आ गया। तो एलसीएम कितना होगा, इतना, बस क्वेश्चन आपका यही था, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन और भी दे सकता है, इसमें से बदल लेगा, इसके स्थान पर और कोई संख्या दे देगा, कहेगा इसका एलसीएम दे देगा, एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ दे देगा, एलसीएम निकाले, तो सेम इसी सूत्र पर आपको निकालना, ठीक है। देखिए हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। मतलब उससे कहने का मतलब है कि क्या कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या है कि जो 6 के पावर कोई भी संख्या प्राकृतिक रखने पर उसका जो मान आएगा वो 0 पर समाप्त हो सकता है। उसको आपको कह रहा है, आपको बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, आपको इसको बताना है। देखिए आप इसके पहले मैं वीडियो में बताया हूँ कि किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए कम से कम 2 गुने 5 का गुणनखंड होना चाहिए कि नहीं, तब ना 5 दूना 10 यानी कि 10, ठीक है, या 5 2 के स्थान में 4 होना चाहिए तो 20, तब तो 0 पर समाप्त होगा, नहीं तो नहीं समाप्त होगा, समझ। लेकिन तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए, पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ, होने के लिए 2 गुने 5 का पावर n होना जरूरी है, और इस रूप में नहीं रहेगा तो वह 0 पर समाप्त नहीं होगा। लेकिन क्या है इसमें, लेकिन इसमें दिया है 6n यानी कि 2 गुने 3 के पावर n। अब बताइए तो 0 पर समाप्त होने के लिए क्या चाहिए, कम से कम 2 गुने 5, यह कितना है 2 गुने 3 है कि नहीं। एक बात बताइए, 6 कभी भी 5 से विभाजित होगा, नहीं ना होगा। तो दूसरा नियम कहता है अगर कोई संख्या अगर 5 से विभाजित हो जाए, 2 से विभाजित हो जा रहा है लेकिन 5 से नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए लिख दीजिएगा तो 6 2 गुने 3 5 से भाज्य नहीं है। मैं बोल रहा हूं, आप लिखते जाइए, ठीक है। नहीं है ना, अतः 6 5 का, अतः 5 6 का गुणनखंड नहीं है, समझ गए। और जब 5
6 का मतलब गुणनखंड नहीं है, मतलब भाग नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो 6n है, आप 6n के स्थान पर 6n के स्थान पर आप कोई भी संख्या रखेंगे प्राकृतिक संख्या तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो जो भाग भी नहीं लग रहा है, इसका गुणनखंड में भी नहीं है, तो इसलिए आप लिख दीजिएगा कि 6n 0 पर समाप्त नहीं होगा। समझ गए? ऐसा ही आपको और भी क्वेश्चन दे सकता है कि बताइए कि 8 की पावर n क्या 0 पर समाप्त हो सकता है, 9 की पावर n क्या कभी 0 पर समाप्त हो सकता है, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको वैसे ही करना है, उससे गुणनखंड निकालना है, ठीक है। और गुणनखंड निकाल कर आपको देखना है कि 2 और 5 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए वह 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दिया गया है कि आपको बताना है कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 5 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 1 प्लस 1। आपको यह बताना है कि क्या यह भाज्य संख्या है या नहीं। आपको इस तरह के दे देगा और कहेगा 2 नंबर पूछता है बिहार बोर्ड में कि बताइए इसका भाज्य है या नहीं। देखिए कैसे ही करना, आप भाज्य के परिभाषा आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो मैंने भाज्य पर रिलेटिव जो वीडियो था मैंने अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। आप जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। देखिए लेकिन आपको बता दूं भाज्य संख्या, देखिए भाज्य संख्या कोई भी संख्या भाज्य होने के लिए कम से कम एक और स्वयं का अतिरिक्त किसी और भी संख्या से उसे भाग लग जाना चाहिए। अगर नहीं लगेगा तो वो भाज्य संख्या नहीं है। तो आइए इस पर रूल अपना कर देखते हैं कि आखिर है नहीं। देखिए पहले दिया 7 11 गुने 13 प्लस 13 दिया है कि नहीं। अब इसमें आपको कॉमन निकालना है। देखिए कॉमन क्या निकालना है, आप इसमें देखिए इन तीनों में तो 13 शामिल है, ठीक है। तो 13 कॉमन ले लेंगे और 7 गुने 11 1 कॉमन लेंगे, मतलब यहाँ पर 13 लेंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा कि नहीं। 13 कम 13 इस सब में तो 13 रहेगा नहीं 13। देखिए 13 तीनों में गुना है 13, इसलिए 13 इसमें से कॉमन ले लिए। और 13 प्लस में है तो प्लस 1 रहेगा तभी ना, 13 कम 13 होगा तब यहाँ पर जाएगा। और 13 गुने 13 इसमें आ जाएगा। अब देखिए अब इसको गुना कीजिए 77 63 77 1 78 हो जाए कि नहीं। अब देखिए अब यहाँ से देखिए तिरछक, देखिए 63 78 हो गया। अब देखिए इसमें कौन कौन संख्या है, देखिए 6 भी इसमें गुणनखंड के रूप में है और 13 है, 2 संख्या है ना। ये टोटल संख्या में किन संख्याओं को आपको देख रहे हैं कि 13 गुणनखंड के रूप में है, मतलब 13 इसमें शामिल है ना। 13 एक 6 है और इसमें एक भी है, यानी कि मैंने भाज्य कहता है एक और स्वयं का अतिरिक्त और कोई भी अगर संख्या है तो उसे भाज्य संख्या। देखिए तो एक तो ऑलरेडी है ही, एक इसके साथ साथ 2 और है, 2 और संख्या, इसलिए संख्या क्या होगा भाज्य होगा। क्यों, क्योंकि भाज्य के लिए एक और स्वयं के अतिरिक्त और भी किसी संख्या का रहना जरूरी है। अगर है तो भाज्य, नहीं है तो अभाज्य। लेकिन यहाँ पर 3 अंक यानी कि संख्या आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए भाज्य संख्या, ठीक है। अब देखिए अगला है ए वाला, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हम। अब इसमें आपको क्या करना है, गुना करना है। देखिए इसमें 5 दिया है तो 5 कॉमन ले लेंगे ना। देखिए 5 दिया है और सब में 5 है तो 5 लीजिए और 7 गुने 6 गुने 1 होगा 5 की जगह पर, क्योंकि ले लिए ना 5। 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 आप प्लस में 5 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने 5 ले लिया है, ठीक है। आप इन सभी को गुना कीजिए, आप इन सभी गुना करेंगे तो आएगा 1008 प्लस 1 का 1, ठीक है 5। अब इनको जोड़ेंगे तो 1009 होगा ना।
ठीक है। अब देखिए 5, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मिटाइए दिए, इसको हटाइए, कोई काम नहीं। देखिए यहाँ पर 5 और 1009 आ रहा है, 5 और 1009 आ रहा है, देख रहे हैं, यानी कि दो संख्या मिल गया। ये टोटल संख्या के गुणनफल में हम लोग को दो संख्या गुणनफल आ रहा है, यानी कि दो संख्या से विभाजित हो जाएगा इस सभी को अगर गुना कर देंगे तो। इसके अलावा आपको एक तो ऑलरेडी है, यानी कि एक और एक के अलावा दो और संख्या है, इसलिए क्या होगा भाज्य। क्यों? क्योंकि एक और स्वयं का अतिरिक्त यानी कि दो संख्याओं का अतिरिक्त अगर 3 गुणनखंड मिल जाए तो उससे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 है, इसलिए यह भाज्य संख्या। समझ में आ गया? अब देखिए, अब चलते हैं अगला जो हम लोग क्वेश्चन है। 1 मिनट रुक जाइए। एक 7 नंबर है क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 7 नंबर है कि रवि को किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पर मैदान का चक्कर लगाने सोनिया को 18 मिनट और 12 मिनट लगते हैं। देखिए सिंपल भाषा में समझिए, एक मैदान का चक्कर लगा रहा है, दो लड़का, एक सोनी और एक मान लीजिए राहुल है, ठीक है, चाहे आप हैं, एक मैदान है, ठीक है। अब सोनी नाम की कोई लड़की है, ठीक है, वो 18 मिनट में पूरा चक्कर लगा रही है, ठीक है। एक रवि मान लीजिए है, वो 12 मिनट में चक्कर लगा रहा है, ठीक है। शायद लड़का मजबूत होगा, तो लड़का थोड़ा भागने में तेज ही होता है, वो तो तेज रहेगा, और लड़कियाँ थोड़ा स्लो भाग रही है, तो इसको 18 मिनट लग रहा है, इसको 12 मिनट लग रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि बताइए कि अपने स्थान पर पुनः अपने स्थान पर उनको मिलने के लिए पुनः अपने स्थान पर वह कितने मिनट के बाद वो पुनः अपने स्थान पर दोनों मतलब एक स्थान पर मिल जाएंगे। फिर से समझिए, उसके कहना का मतलब है कि सोनिया 18 मिनट में एक मैदान का चक्कर लगाती है, रवि 12 मिनट में चक्कर लगाता है। तो बताइए कि दोनों व्यक्ति अपने स्थान मतलब एक ही स्थान पर कब मिलेंगे, कितने समय के बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, इन दोनों के एलसीएम निकाल देना है, ठीक है। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। क्वेश्चन आप किताब में देख सकते हैं, ठीक है, लिखूंगा ढेर टाइम लग जाएगा। तो 18 की गुणनखंड कीजिए, 2 3 गुने 3 होगा ना, 3 6 6 18। 12 कीजिए, 2 2 3 3 6 6 12। अब देखिए एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम क्या कहता है, जो दोनों उपस्थित हो पहले तो उसको लिख लेंगे, ठीक है, ये भी उपस्थित है, लिख लीजिए। और जो नहीं उपस्थित उसको टोटल उतार देंगे, 2 और 3 उपस्थित नहीं है ना, लिख लेंगे। अब इनको गुना करें, 3 6 3 6 6 1 36, यानी कि 36, यानी कि एलसीएम हम लोग क्या आ गया 36, यानी कि 36 मिनट के बाद राहुल और रवि दोनों एक स्थान पर मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग का 1.2 एक्सरसाइज था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग 1.3 और 1.4 है शायद, उनको हम ख़त्म करेंगे, ठीक है।